हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम शुरू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है फाइनल अकाउंट। ये हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से कंफर्म है कि आपका एक बड़ा क्वेश्चन आएगा और एक छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है और कुछ थ्योरी क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो कई सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से कवर होते हैं, तो ये चैप्टर हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। अगर मैं बात करूँ फाइनल अकाउंट की, तो फाइनल अकाउंट का ही दूसरा नाम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कई बुक्स के अंदर आपको फाइनल अकाउंट देखने को मिल सकता है और कई बुक्स के अंदर आपको इस चैप्टर का नाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने को मिल सकता है। तो दोनों एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। तो अगर हम इस चैप्टर को शुरू करें तो सबसे पहले बात करेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की। बिजनेस के अंदर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ये बात हमें अच्छे से पता है। जब भी हम बिजनेस करते हैं तो डे टू डे बेसिस पर हमारे कुछ ट्रांजेक्शन्स होती हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं। तो ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, इवेंट क्या होते हैं, ये सब तो हम अकाउंटिंग के बेसिक्स के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। तो हमारे पास सबसे पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं, फिर हम उन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करते हैं। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की जो रिकॉर्डिंग करी जाती है उसको बोला जाता है जर्नल एंट्रीज़। तो हमने जो है जर्नल एंट्रीज़ का चैप्टर बहुत डिटेल में अच्छे से कवर कर लिया है। विदाउट जीएसटी भी हम जर्नल एंट्रीज़ को देख चुके हैं, विद जीएसटी भी हम जर्नल एंट्रीज़ को देख चुके हैं। तो जर्नल एंट्रीज़ का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमारे पास सेकेंड स्टेप आता है क्लासीफाइंग। हम जो है लेजर अकाउंट बनाते हैं। ऊपर जो हमने जर्नल एंट्रीज पास करी हैं उनकी मदद से हम लेजर अकाउंट्स तैयार करते हैं। तो लेजर वाला चैप्टर भी हम पढ़ चुके हैं, तो लेजर्स बनाने भी हमें आते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप होता है समराइजिंग। समराइजिंग के अंदर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ऊपर जो हम लेजर बना कर आए उन लेजर्स की मदद से हम यहाँ पर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ये हमारा थर्ड स्टेप होता है। ट्रायल बैलेंस बनाना भी हम सीख चुके हैं, ट्रायल बैलेंस का चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो ये भी हमें आता है। आज तो हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट और फाइनल स्टेप, जो कि है फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस के बाद बनाते हैं हम फाइनल अकाउंट, जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। फाइनल अकाउंट के अंदर हम दो चीज़ें बनाते हैं, एक होता है हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा होता है हमारा बैलेंस शीट। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें ये बताता है कि हमारे बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है, जबकि बैलेंस शीट हमें ये बताती है कि हमारे बिजनेस के अंदर कितनी एसेट है, कितनी लाइबिलिटी और कितनी कैपिटल है। तो बैलेंस शीट के अंदर एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल आती है और ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर प्रॉफिट और लॉस आता है। अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पूरे चैप्टर के अंदर हमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ही बनाना सीखना है। तो इसके बारे में बहुत डिटेल में आराम से बातचीत होगी। तो अभी जितना बोल रहा हूँ बस थोड़ा बहुत सुन लो, समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे अपने आप समझ में आ जाएगा। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है, जबकि बैलेंस शीट हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। इसीलिए जो है बैलेंस शीट को हम पोजीशन स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। अब ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। पहले आप ये समझ लो कि फाइनल अकाउंट के अंदर दो चीज़ें बनती हैं, एक ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा बैलेंस शीट। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन को देखें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ध्यान रखना है आपको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बनाए जाते हैं। जनरली जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। तो जो 31 मार्च की डेट होती है उस दिन जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, यानी फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं 31 मार्च को हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है? ताकि जो है हम डिटरमाइन कर सकें अपने बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन। अब ये परफॉर्मेंस और पोजीशन क्या होती है उसको अभी समझते हैं, 2 मिनट रुक जाओ। अगर मैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करूं तो ये हमें बताता है कि हमारे बिजनेस ने एक पर्टिकुलर पीरियड में कितना प्रॉफिट अर्न करा है या फिर कितना लॉस इनकर करा है। प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। और बैलेंस शीट जो है वो एज ऑन द डेट बनती है। अब इसका क्या मतलब है तो ये भी समझ लेते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो ये हमारा एग्जांपल है। तो यहाँ पर देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दो चीज़ें बनती हैं, एक होता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा होता है बैलेंस शीट। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें हमारे बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताता है कि हमारे बिजनेस ने इस पर्टिकुलर ईयर में कितना प्रॉफिट अर्न करा है या फिर कितना लॉस इनकर करा है। जबकि जो बैलेंस शीट है उसके अंदर हमारे बिजनेस की एसेट होती है, लाइबिलिटी होती है और कैपिटल होती है। ये तो हमें अच्छे से पता है, अकाउंटिंग के बेसिक्स में इतनी बातें तो हम समझ के आ चुके हैं कि बैलेंस शीट के अंदर एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल होती है। तो हमारे बिजनेस के अंदर कितनी एसेट है, कितनी लाइबिलिटी और कितनी कैपिटल है, ये हमें कहाँ से पता चलेगा? बैलेंस शीट से। तो बैलेंस शीट हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बता रही है कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। पोजीशन का मतलब क्या होता है कि इस समय पर आप किस सिचुएशन में हो, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना कैश है, यानी आपका एसेट कितना है, आपके सर पर कितना उधार है, आपने किस किस को पैसा पे करना है, यानी आपकी लाइबिलिटी कितनी है। और कैपिटल का मतलब क्या है? बिजनेस का खुद का पैसा कितना है, यानी ओनर का पैसा बिजनेस के अंदर कितना है।
तो फाइनेंशियल पोजीशन का तो मतलब यही हुआ ना कि आपके पास कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटी और कितनी कैपिटल है। जबकि अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो परफॉर्मेंस का मतलब है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्या आपने इस पर्टिकुलर ईयर में प्रॉफिट अर्न करा है या फिर आपका लॉस हुआ है, आपका बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है या फिर आपको लॉस दे रहा है, तो ये आपकी परफॉर्मेंस हो गई। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें बिजनेस की परफॉर्मेंस के बारे में बताता है, जबकि जो बैलेंस शीट है वो हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। तो समझ में आ रही है बात। अब देखो, जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो फॉर द पीरियड बनता है। फॉर द पीरियड का मतलब है कि जब भी आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो आप लिखोगे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरे साल का बनता है, जबकि जो बैलेंस शीट होती है वो एक पर्टिकुलर डेट की बनती है। जिस डेट पर अकाउंटिंग पीरियड का एंड हो रहा होता है उस डेट पर, उस पर्टिकुलर डेट की हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट की बनती है, जबकि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरे साल का बनता है। इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर ये एग्जांपल है हमारा। लेट सपोज हमने एक बिजनेस स्टार्ट करा 2018 में। तो 2018 में हमने बिजनेस शुरू करा, एक साल तक हमने काम करा। 31 मार्च 2019 को हम अपने फर्स्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, यानी फर्स्ट ईयर के फाइनल अकाउंट बनाएंगे। तो 31 मार्च 19 को हम बनाएंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, उस ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर 18-19 का 1 अप्रैल 18 से लेकर 31 मार्च 19 तक का पूरा रेवेन्यू और एक्सपेंस लिखा जाएगा कि इस एक साल के अंदर हमने कितना रेवेन्यू अर्न करा और कितना एक्सपेंस हमने इनकर करा। तो जो भी हमने खर्चा करा पूरे साल में उसको हम लिख देंगे, और जो भी हमें पूरे साल में इनकम हुई, हमारे पास रेवेन्यू आया, उसको हम लिख देंगे। फिर जो है हम अपने रेवेन्यू में से अपने एक्सपेंस को लेस कर देंगे, हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके अंदर पूरे साल का रेवेन्यू लिखा जाता है और पूरे साल का एक्सपेंस लिखा जाता है, और रेवेन्यू में से एक्सपेंस को लेस करके हमारे पास लेट सपोज यहाँ पर प्रॉफिट आ गया 10 लाख। फर्स्ट ईयर में हमें 10 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो 31 मार्च 19 को जो हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया उसमें हमारा 10 लाख का प्रॉफिट आया। हमने क्या करा, फॉर द पीरियड ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, यानी पूरे साल के एक्सपेंस और रेवेन्यू को रिकॉर्ड करा। 1 अप्रैल 18 से लेकर 31 मार्च 19 तक के सारे एक्सपेंस और रेवेन्यू को रिकॉर्ड करा। जबकि जो बैलेंस शीट है वो एक डेट की बनती है। 31 मार्च 19 को हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट में हम क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट में हम अपना असेट लिखेंगे, लायबिलिटी लिखेंगे और कैपिटल लिखेंगे। तो हम ये चेक करेंगे कि 31 मार्च 19 को हमारे बिजनेस के अंदर कितना असेट है, कितनी लायबिलिटी और कितना कैपिटल है। पूरे साल में कितनी असेट आई, कितनी असेट गई, कितनी लायबिलिटी आई, कितनी लायबिलिटी गई, कितनी कैपिटल आई, कितनी कैपिटल गई, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। पूरे साल में क्या हुआ उसमें हमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि 31 मार्च 19 को इस दिन, इस पर्टिकुलर डेट को हमारे पास कितनी असेट है, कितनी लायबिलिटी और कितनी कैपिटल है। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या हो रहा है, फॉर द पीरियड काम हो रहा है, जबकि जो बैलेंस शीट है वो एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट बन रही है। तो यहाँ पर लेट सपोज हमारे पास 31 मार्च को 50 लाख की असेट है, 20 लाख की लायबिलिटी है और 30 लाख की कैपिटल है। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो कैपिटल होती है उसी के अंदर हमारा प्रॉफिट ऐड होता है। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं वो प्रॉफिट और लॉस हमारा कैपिटल के अंदर ऐड और लेस होता है। अगर प्रॉफिट आया है तो वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, और अगर लॉस है तो वो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। अभी ज़्यादा परेशान मत हो, इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करनी है। पूरा चैप्टर ही ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के ऊपर है, तो इसको अभी थोड़ी देर बाद हम डिटेल में समझ लेंगे। तो यहाँ पर ये जो 18-19 का 10 लाख का हमारा प्रॉफिट आया था, ये प्रॉफिट हमने यहाँ पर कैपिटल में ऐड कर दिया। तो हमारे पास 30 लाख की कैपिटल है। इसका मतलब है कि 10 लाख का तो हमारा प्रॉफिट है और 20 लाख रुपए ओनर ने बिजनेस के अंदर लगाए होंगे, तो टोटल 30 लाख की कैपिटल आ गई। 20 लाख की तो कैपिटल थी, उसमें 10 लाख का प्रॉफिट और ऐड हो गया। उसके बाद अगर लायबिलिटी की बात करूँ तो लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि 20 लाख रुपए हमने आउटसाइडर को पे करने हैं, यानी उधार चुकाना है। और अगर एसेट की बात करूँ तो एसेट का मतलब है कि हमारे पास 50 लाख की वेल्थ है, यानी कैश और प्रॉपर्टी मिलाकर हमारे पास टोटल 50 लाख की वेल्थ पड़ी हुई है। और इसको निकालने का हमारे पास एक और तरीका है। अकाउंटिंग इक्वेशन आपको आती है, असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो जो लायबिलिटी और कैपिटल है उसका टोटल ही हमारा असेट होगा। 30 लाख की हमारी कैपिटल थी, 20 लाख की हमारी लायबिलिटी थी, तो ऑब्वियस सी बात है 50 लाख की हमारी असेट होगी। तो 31 मार्च 19 को ये हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है। फाइनेंशियल पोजीशन हमें बैलेंस शीट से पता चलती है, जबकि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलती है। तो समझ में आ रही है बात। अब अगर बात करूँ मैं 19-20 की, यानी सेकंड ईयर में हम काम करेंगे। उसके बाद जब सेकंड ईयर का एंड होगा, जब 31 मार्च 20 आएगा, तो उस दिन भी हम अपना ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो 31 मार्च 20 को हमने 19-20 का ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। तो इस ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारा 12 लाख का प्रॉफिट निकला, यानी 19-20 में हमने 12 लाख का प्रॉफिट अर्न करा है। तो ये हमारा प्रॉफिट निकल गया। ये प्रॉफिट कहाँ पर ऐड होगा, ये प्रॉफिट जो है हमारा बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल में जाके ऐड होगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है कि बैलेंस शीट और ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या फ़र्क होता है।
ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंडिविजुअली हर साल का अलग अलग बनता है। 18-19 का ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, 10 लाख का प्रॉफिट आ गया। 19-20 का ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, 12 लाख का प्रॉफिट आ गया। 18-19 के ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर 18-19 का ही रिवेन्यू और एक्सपेंस लिखा गया है। उसी तरीके से 19-20 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर 19-20 का ही रिवेन्यू और एक्सपेंस लिखा गया है। 19-20 के ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 18-19 के ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कोई मतलब नहीं है। जबकि जो बैलेंस शीट होती है वो एक पर्टिकुलर डेट की बनती है। पर्टिकुलर डेट का मतलब है हमें ये देखना है कि 31 मार्च 20 को हमारे बिजनेस के पास कितने की असेट है, कितने की लायबिलिटी और कितने की कैपिटल है। अब ये असेट, लायबिलिटी और कैपिटल हो सकता है हमने 19-20 में कमाई हो, या फिर हो सकता है वो 18-19 की भी हो। बैलेंस शीट के अंदर हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ये असेट, लायबिलिटी और कैपिटल हमारे 19-20 की है या फिर 18-19 की है या फिर उससे पहले की है। हमें सिर्फ ये देखना है कि 31 मार्च 20 को हमारे बिजनेस के पास कितने की असेट है, कितने की लायबिलिटी और कितने की कैपिटल है। तो 31 मार्च 20 की अगर हमें बैलेंस शीट बनानी है तो उसके लिए हमें पहले पिछले साल की बैलेंस शीट को देखना होगा। 31 मार्च 19 को हमारे पास 50 लाख की असेट थी, 20 लाख की लायबिलिटी थी और 30 लाख की कैपिटल थी। तो ये तीनों चीजें तो हमारे पास 31 मार्च 19 को थी, तो ये तो एज इट इज 31 मार्च 20 को भी हमारे पास होगी। 31 मार्च 20 को भी हमारे पास 50 लाख की असेट तो होगी, 20 लाख की लायबिलिटी भी होगी और 30 लाख की कैपिटल भी होगी। तो 30 लाख की कैपिटल हमारे पास पिछले साल की थी, जिसमें 12 लाख का प्रॉफिट करंट ईयर का और जुड़ गया। यहाँ पर आप देख सकते हो 19-20 में हमने 12 लाख का प्रॉफिट कमाया था, जिसको हम इस साल की बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो ये जो हमारी कैपिटल है वो 30 लाख से बढ़कर 42 लाख हो जाएगी। यानी 31 मार्च 20 को हमारे पास 42 लाख की कैपिटल है। अब समझ में आ रहा है आपको एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट का मतलब क्या होता है कि हमें बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ ये देखना है कि इस पर्टिकुलर डेट पर हमारे पास कितनी असेट, लायबिलिटी और कैपिटल है। तो 42 लाख की हमारी कैपिटल हो गई। अब अगर लायबिलिटी की बात करूं तो 20 लाख की हमारी लायबिलिटी पिछले साल की थी, तो ये तो इस साल एज इट इज आएगी। अब इस साल जो है 10 लाख की लायबिलिटी और बढ़ गई, यानी हमने 19-20 में 10 लाख का और उधार ले लिया होगा। टोटल 30 लाख की लायबिलिटी यहाँ पर हमारी 31 मार्च 20 को हो गई। अब अगर एसेट की बात करूं तो एसेट निकालने का सिंपल सा तरीका है कि आप अपनी लायबिलिटी और कैपिटल को ऐड कर लो, आपके पास असेट आ जाएगी। 42 लाख की आपकी कैपिटल है, 30 लाख की आपकी लायबिलिटी हो गई, दोनों को आप ऐड करोगे आपका असेट आ जाएगा 72 लाख। तो 31 मार्च 20 को आपके पास 72 लाख की असेट है, 30 लाख की लायबिलिटी है और 42 लाख की कैपिटल है। तो जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमें प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट को भी ध्यान में रखते हुए चलना पड़ता है। तो समझ में आ रही है बात। बाकी अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बार बार यही बोल रहा हूँ कि पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है, तो बहुत डिटेल में हम देखने वाले हैं, कई सारे छोटे बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो वहां पर तो ये सारी बातें ऑटोमेटिकली क्लियर हो ही जाएंगी। तो अब अगर नेक्स्ट ईयर की बात करूँ तो सेम वही बात है। 20-21 में हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, तो हमारे पास 31 मार्च 21 को 15 लाख का प्रॉफिट आया। इस प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड कर देंगे, ये प्रॉफिट हमारा यहाँ चले जाएगा। 31 मार्च 21 को हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो इस बैलेंस शीट को बनाते समय हम जो है सबसे पहले प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट को देखेंगे। 31 मार्च 20 को हमारे पास 42 लाख की कैपिटल थी और करंट ईयर में जो है हमारे पास 15 लाख का प्रॉफिट और आया है। तो अगर हम इस 42 लाख की कैपिटल में अपने 15 लाख के प्रॉफिट को ऐड कर दें तो 42 प्लस 15 कितना होता है, 57 लाख। तो यहाँ पर हमारे पास 31 मार्च 21 को जो कैपिटल आएगी वो कितनी आएगी, 57 लाख। लेकिन यहाँ पर तो आ रही है 60 लाख, यानी 3 लाख एक्स्ट्रा आ रही है। तो अब ये 3 लाख एक्स्ट्रा कैपिटल कहाँ से आई, तो सीधी बात है ये 3 लाख की एक्स्ट्रा कैपिटल आपके बिजनेस में 20-21 में आई होगी। 20-21 में ओनर ने 3 लाख की कैपिटल और इन्वेस्ट करी होगी, एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करी होगी। तो 57 में 3 लाख और जोड़ दोगे, टोटल हो गया 60 लाख। तो 31 मार्च 21 को हमने बैलेंस शीट बनाई जिसमें टोटल हमारी 60 लाख की कैपिटल आ रही है। अब अगर मैं बात करूँ लायबिलिटी की, तो पिछले साल हमारे पास 30 लाख की लायबिलिटी थी और इस साल भी हमारे पास 30 लाख की लायबिलिटी है, यानी इस साल में हमने कोई भी और एक्स्ट्रा उधार नहीं लिया। अब अगर हम एसेट की वैल्यू निकालें तो आप लायबिलिटी और कैपिटल को ऐड कर दोगे, 60 लाख प्लस 30 लाख हमारा 90 लाख का एसेट आ जाएगा। तो समझ में आ रही है बात, ये हमारी 31 मार्च 21 की बैलेंस शीट हो गई। अब अगर नेक्स्ट ईयर की बात करूँ तो 21-22 का जब हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया तो हमें पता चला कि इस साल जो है हमारा 5 लाख का लॉस हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, दोनों आपका कैपिटल में जाके ऐड और लेस होता है। तो जब हम 31 मार्च 22 की बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें जो है हम कैपिटल में इस 5 लाख के लॉस को लेस करेंगे। पिछले साल की हमारी कैपिटल थी 60 लाख, अब इस बार जो है 60 लाख में 5 लाख का लॉस लेस होगा। तो 60 लाख में से अगर आप 5 लाख लेस कर दोगे तो आपके पास आना चाहिए 55 लाख, लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है, 63 लाख। अब ये कैसे आ गया, 55 आना चाहिए 63 आ रहा है, यानी इसका मतलब है कि इस बार भी जो है बिजनेस के अंदर ओनर ने एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करी होगी। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, 8 लाख का। तो हम कह सकते हैं कि 21-22 में ओनर ने 8 लाख की कैपिटल और एडिशनल इन्वेस्ट करी है बिजनेस के अंदर, तो टोटल जो हमारी कैपिटल हो गई वो 63 लाख हो गई। तो समझ में आ रही है बात। अब अगर मैं लायबिलिटी की बात करूँ तो लायबिलिटी हमारी पिछले साल में 30 लाख थी, लेकिन करंट ईयर में आ रही है 28 लाख। इसका मतलब है कि 2 लाख की लायबिलिटी हम पे ऑफ कर चुके हैं, यानी करंट ईयर में 2 लाख का उधार हमने पे कर दिया, तो हमारी लायबिलिटी 2 लाख से कम हो गई। तो इस बार हमारी लायबिलिटी कितनी है, 28 लाख।
अब अगर मैं असेट की बात करूँ तो आप निकाल सकते हो, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल को ऐड करोगे आपकी असेट आ जाएगी। 63 लाख प्लस 28 लाख करोगे 91 लाख की आपके असेट आ गई। तो समझ में आ रही है बात। अब अगर मैं नेक्स्ट ईयर की बात करूँ तो 22-23 में भी इसी तरीके से ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। तो 22-23 का हमारा प्रॉफिट आ गया 15 लाख का। जब हम 31 मार्च 23 को अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे तो उस बैलेंस शीट के अंदर हम अपने करंट ईयर के प्रॉफिट को ऐड करेंगे। कहाँ पर ऐड होगा? कैपिटल में जाके ऐड होगा। पिछले साल हमारी 63 लाख की कैपिटल थी, अगर हम इसमें 15 लाख का प्रॉफिट ऐड करें तो कितना हो गया? 78 लाख। लेकिन यहाँ पर कितनी कैपिटल आ रही है? 80 लाख। तो इसका मतलब है कि इस साल भी 22-23 में भी 2 लाख की कैपिटल और ओनर ने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करी है। तो 63 लाख की कैपिटल प्रीवियस ईयर में थी, 15 लाख का प्रॉफिट हमने इसमें ऐड करा, 78 लाख आना था, लेकिन 2 लाख की एडिशनल कैपिटल करंट ईयर में बिजनेस में इन्वेस्ट करी है। तो हमारी जो कैपिटल है वो 31 मार्च 23 को 80 लाख की हो जाएगी। अब अगर लाइबिलिटी की बात करूँ तो इस बार 18 लाख की लाइबिलिटी शो हो रही है, जबकि प्रीवियस ईयर में 28 लाख की लाइबिलिटी थी। तो इसका मतलब साफ है कि इस बार हमने 22-23 में हमने 10 लाख की लाइबिलिटी पे ऑफ कर दी, तो हमारी लाइबिलिटी 10 लाख से कम हो गई। तो समझ में आ रही है बात। तो फाइनली हम अपना असेट निकाल लेंगे। असेट कैसे निकलेगा? लाइबिलिटी प्लस कैपिटल करेंगे, हमारे पास असेट आ जाएगा 98 लाख। तो समझ में आ गई बात। तो बैलेंस शीट जो है वो एज ऑन पर्टिकुलर डेट बनती है। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि 31 मार्च 19 को, 31 मार्च 20 को, 31 मार्च 21 को, 31 मार्च 22 को और 31 मार्च 23 को हमारे बिजनेस के अंदर कितनी असेट है, कितनी लाइबिलिटी और कितनी कैपिटल है। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है और ये बनता है हमारा ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड का मतलब यही होता है फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। और अगर फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें तो बैलेंस शीट हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताती है जो कि हमारी एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट बनती है। तो क्लियर है। अब यहाँ पर अगर मैं फाइनल अकाउंट की बात करूँ तो इसके अंदर दो चीज़ें आ गई, एक आ गया ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा आ गया बैलेंस शीट। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमें प्रॉफिट और लॉस का पता लगाना है। तो बिजनेस के अंदर प्रॉफिट और लॉस का कैसे पता चलेगा? जब आप अपने इनकम में से अपने खर्चों को लेस करोगे तो आपके पास प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमारा रेवेन्यू और एक्सपेंस आता है। रेवेन्यू आपकी इनकम हो गई, एक्सपेंस आपका खर्चा हो गया। तो ये तो हो गई मॉडर्न अप्रोच की बात। अकाउंटिंग के अंदर हमारे पास दो अप्रोचेस होती हैं, एक ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरी मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच कहती है कि आपके बिजनेस के अंदर असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस होता है, जबकि ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है कि आपके बिजनेस के अंदर 3 तरीके के अकाउंट होते हैं, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। तो अगर किसी ने ट्रेडिशनल अप्रोच से समझना है तो रेवेन्यू और एक्सपेंस का मतलब हो गया नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर आपका रेवेन्यू और एक्सपेंस आ जाता है। मॉडर्न अप्रोच में हम रेवेन्यू और एक्सपेंस बोल देते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच में हम नॉमिनल अकाउंट बोल देते हैं। अब अगर मैं बात करूँ बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट के अंदर हम अपनी असेट, लाइबिलिटी और कैपिटल को लिखते हैं। ये हो गई मॉडर्न अप्रोच की बात। अगर ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करूँ तो हम बोल सकते हैं कि हम अपने बैलेंस शीट के अंदर रियल और पर्सनल अकाउंट को लिखते हैं। तो समझ में आ रही है बात। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। इस चैप्टर को हम बहुत आराम से पढ़ने वाले हैं, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर हम बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे। इस चैप्टर के अंदर सारा खेल क्वेश्चंस का है। आपको हर क्वेश्चन के अंदर एक नई बात देखने को मिल जाएगी। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप इस चैप्टर के अंदर सॉल्व करोगे उतनी अच्छी कमांड आपकी इस चैप्टर के ऊपर बन जाएगी। तो अब अगर हम बात करें कि आखिर फाइनल अकाउंट कौन बनाता है, तो सिंपल सी बात है, फाइनल अकाउंट बिजनेस बनाता है। जो बिजनेस होता है वही तो अकाउंटिंग करता है और अकाउंटिंग के अंदर फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं। तो बिजनेस जो है वो हमारे पास 3 तरीके के होते हैं। एक होता है छोटा बिजनेस, दूसरा होता है थोड़ा बड़ा बिजनेस और तीसरा होता है सबसे बड़ा बिजनेस। सबसे पहले सबसे छोटे बिजनेस की बात करते हैं तो वो होता है इंडिविजुअल, जिसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप भी बोलते हैं। यानी इस बिजनेस का ओनर एक अकेला पर्सन होता है, अकेला इंडिविजुअल है, वो बिजनेस को चला रहा है। तो इसे बोलते हैं हम सोल प्रोप्राइटरशिप। काम करने वाले लोग बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन बिजनेस का ओनर एक अकेला पर्सन है। तो ये हमारा इंडिविजुअल हो गया। अब अगर बात करूँ पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप का मतलब है कि यहाँ पर जो है 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं। तो जितने भी पार्टनर मिलकर बिजनेस करेंगे वो सभी पार्टनर्स बिजनेस के ओनर कहलाएंगे। तो पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब है कि इस बिजनेस के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा ओनर होते हैं। अब अगर बात करूँ सबसे बड़े बिजनेस की, तो वो है हमारा कंपनी। कंपनी के अंदर जो है बहुत सारे ओनर होते हैं, बहुत सारे लोग मिलके कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं और उससे जो है कंपनी बिजनेस करती है। तो कंपनी जो है बिजनेस का सबसे बड़ा फॉर्म है, जिसके अंदर बहुत सारे लोग मिलके बिजनेस चला रहे हैं। तो चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे पार्टनरशिप फॉर्म हो, चाहे कंपनी हो, सभी जो है अपने बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं। अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस कर रहा है तो वो भी अपने अकाउंटिंग के अंदर जनरल एंट्री बनाएगा, लेजर बनाएगा, ट्रायल बैलेंस बनाएगा और फाइनल अकाउंट बनाएगा। तो ये चारों चीज़ें इंडिविजुअल भी बनाएगा, पार्टनरशिप फॉर्म भी बनाएगी और कंपनी भी बनाएगी। बस बनाने का तरीका अलग हो सकता है, बनाने के तरीके में थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं, लेकिन सभी तरीके के बिजनेस जो है, फिर चाहे वो छोटा बिजनेस हो, चाहे वो बड़ा बिजनेस हो, चाहे फिर वो कंपनी हो, सभी जो है सबसे पहले जनरल एंट्रीज पास करते हैं, उसके बाद लेजर अकाउंट बनाते हैं, फिर उससे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और फिर फाइनली फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। हम जो है इस चैप्टर के अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप का फाइनल अकाउंट देखने वाले हैं, यानी इंडिविजुअल बिजनेस का फाइनल अकाउंट समझने वाले हैं। ये चैप्टर हमें बताता है कि किस तरीके से सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं। पार्टनरशिप को लेकर हमारे पास एक अलग से सेपरेट चैप्टर है,
जिसके अंदर हम पार्टनरशिप फॉर्म के फाइनल अकाउंट बनाना सीखते हैं। तो पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट कुछ अलग तरीके से बनाए जाते हैं, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो ना ही यहाँ पर हम पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट को देखने वाले हैं और ना ही हम कंपनी के फाइनल अकाउंट को देखने वाले हैं। कंपनी का फाइनल अकाउंट भी बिल्कुल अलग तरीके से बनाया जाता है, तो उसके बारे में कंपनी अकाउंट के चैप्टर के अंदर बात होती है। तो इस चैप्टर के अंदर हमारा पूरा डिस्कशन सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट के ऊपर होने वाला है। अगर मैं बात करूँ सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर भी हमारे पास दो तरीके के बिजनेस हो सकते हैं। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, दूसरा होता है नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अब ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है? ऐसा बिजनेस जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग करी जा रही है, यानी सामान को बनाया जा रहा है, यानी यहाँ पर जो है एक फैक्ट्री होती है, उस फैक्ट्री में प्रोडक्शन करी जाती है। जबकि जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है उसके अंदर सिर्फ परचेज और सेल होती है। नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का मतलब है कि आपने एक दुकान खोल ली, उस दुकान में आप जो है बना बुना सामान लेकर आ रहे हो और जो है आगे अपने कस्टमर को सेल कर रहे हो। तो नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर ना ही कोई फैक्ट्री होती है और ना ही कोई प्रोडक्शन होती है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एक फैक्ट्री होती है जिसके अंदर प्रोडक्शन करी जाती है। अगर हम फैक्ट्री की बात करें तो फैक्ट्री हमारे पास किसी भी तरीके से हो सकती है। फैक्ट्री का मतलब क्या होता है? पहले तो हमें फैक्ट्री का मतलब क्लियर होना चाहिए। फैक्ट्री का मतलब है एक ऐसी जगह जहां पर हम अपने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये हमारी फैक्ट्री है, यहाँ पर जो है काम हो रहा है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करा जा रहा है। तो ध्यान रखना है आपको, फैक्ट्री का मतलब है कि यहाँ पर जो है रॉ मटेरियल आएंगे और इस रॉ मटेरियल को हम जो है प्रोसेस कर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे। उसी तरीके से किचन भी आपकी एक फैक्ट्री होती है। ये तो हो गया रेस्टोरेंट का किचन। अगर आप अपने घर के किचन की बात करो तो वो भी आपकी एक फैक्ट्री है, वहां पर भी रॉ मटेरियल आता है, आटा, चावल, दाल, चीनी, ये सब आपका रॉ मटेरियल है जिसको किचन के अंदर प्रोसेस करा जाता है और फाइनल प्रोडक्ट यानी खाना बनाया जाता है। तो किचन चाहे घर पर हो, चाहे रेस्टोरेंट में हो, चाहे बड़े बड़े होटल्स में हो, किचन भी आपकी एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पर धुआं ही उठेगा, यहाँ पर एक चिमनी लगाई जाएगी जिसमें से धुआं निकल रहा है, सिर्फ उसको ही फैक्ट्री नहीं बोला जाता। फैक्ट्री का मतलब है हर वो जगह जहाँ पर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करा जा रहा है। अगर हम टेलर की दुकान की बात करें तो टेलर की शॉप में भी क्या होता है? हम टेलर को कपड़ा देते हैं, रॉ मटेरियल देते हैं, उसके बाद वो उसको प्रोसेस करके हमारे लिए फिनिश गुड तैयार कर देता है। तो टेलर की दुकान भी एक फैक्ट्री है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि टेलर का तो सर्विस का बिजनेस होता है, टेलर तो सर्विस देता है, कोई प्रोडक्ट थोड़ा ना सेल करता है। तो ये बात भी सही है कि टेलर सर्विस देता है, लेकिन ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम जो है टेलर की दुकान पर रॉ मटेरियल लेकर जाते हैं, रॉ कपड़ा लेकर जाते हैं, जिसे वो अपनी सर्विस से, अपने प्रोसेसिंग से फिनिश प्रोडक्ट बनाता है। तो फैक्ट्री का मतलब ये हो गया कि जहां पर आप लेकर कुछ और जा रहे हो और फाइनल प्रोडक्ट कुछ और निकल रहा है। तो इसीलिए टेलर की शॉप को भी, टेलर के बिजनेस को भी हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर डाल सकते हैं। तो समझ में आ रही है बात? तो अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करूं तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर क्या होता है? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करा जाता है, जिसके एग्जाम्पल हो सकते हैं ऑटोमोबाइल कंपनीज, यानी वो कंपनीज जो कार बनाती हैं, कार मैन्युफैक्चर करती हैं, कार के एक एक पार्ट को सेपरेटली बनाया जाता है, उसकी प्रोडक्शन होती है। तो ऑटोमोबाइल कंपनीज भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर आ गई। उसी तरह अगर मैं बेकरीज की बात करूं तो बेकरी शॉप पे केक बनता है, बिस्किट्स बनते हैं, तो बेकरी की शॉप भी हमारी फैक्ट्री है। यहाँ पर भी मैदा लिया जाता है जो कि हमारा रॉ मटेरियल है, उसे जो है प्रोसेस करके बेक करके बिस्किट्स बना दिए जाते हैं। उसी तरीके से केक की भी प्रोसेसिंग होती है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाया जाता है। शू मेकर की बात कर लो, जो जूते बनाते हैं, तो जूते की भी फैक्ट्री होती है जहाँ पर रॉ मटेरियल से शूज़ बनाए जाते हैं। टेलर की बात तो हमने कर ही चुके हैं। तो ये सब हमारे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है जहाँ पर हम अपने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। अगर मैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ तो नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर ट्रेडिंग आ गया, सर्विस आ गया। ट्रेडिंग का मतलब है कि आपने एक दुकान खोल ली, उस दुकान में आप बना बुनाया सामान लेकर आ रहे हो और फिर उसको आगे सेल कर देते हो। ट्रेडिंग बिजनेस के हमारे एग्जांपल हो सकते हैं ग्रोसरी स्टोर। ग्रोसरी स्टोर में क्या होता है? अगर मान लो आपका ग्रोसरी स्टोर का बिजनेस है तो आप क्या करोगे? आप जो है आगे से, हो सकता है आप होलसेलर से बना हुआ सामान परचेज करो, हो सकता है आप डायरेक्ट फैक्ट्री से बना हुआ सामान परचेज करो। तो आप कोई सामान को बना नहीं रहे हो, कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? होलसेलर से बना हुआ सामान परचेज कर रहे हो, अपनी दुकान में रख रहे हो और फिर उसको जो है आगे सेल कर देते हो कस्टमर को। तो आप ग्रोसरी स्टोर में क्या कर रहे हो? आप जो है फिनिश गुड्स को परचेज कर रहे हो और फिर उसको आगे सेल कर दे रहे हो। तो यहाँ पर ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर क्या होता है? हम फिनिश गुड्स को परचेज करते हैं और फिर उसको आगे सेल कर देते हैं। उसी तरीके से गारमेंट बिजनेस भी हो सकता है जहाँ पर आप कपड़ों को लेकर आ रहे हो, आपने मार्केट से कपड़े परचेज करे और फिर उसको आगे सेल कर दिया। उसी तरीके से ज्वेलरी बिजनेस हो सकता है, स्टेशनरी बिजनेस हो सकता है। तो ये सब आपके ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर आ गया जहाँ पर हम फिनिश गुड्स परचेज करते हैं और उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके उसको आगे सेल कर देते हैं। अब अगर मैं बात करूँ सर्विस बिजनेस की, तो जब भी आप सैलून जाते हो, बाल कटाते हो, तो हेयर कट आपका सर्विस का बिजनेस है। जो सैलून है वो सर्विस दे रहा है, ना कि कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है। उसी तरीके से मेडिकल सर्विस, डॉक्टर जो है सिर्फ अपनी मेडिकल सर्विस देता है, कोई प्रोडक्ट को सेल नहीं करता, तो मेडिकल भी हमारा सर्विस के अंदर आ गया। उसी तरीके से टीचिंग,
मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको अपनी सर्विस दे रहा हूँ, तो टीचिंग भी हमारी सर्विस के अंदर आ गई, यानी नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर आ गई। उसी तरीके से ट्रांसपोर्ट सर्विस, आप बस में जाते हो, रेल में जाते हो, तो आप जो है ट्रांसपोर्ट की सर्विस को यूज़ कर रहे हो। जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है वो आपको बस सेल नहीं कर रही हो, रेल बेच नहीं रही, बस उसकी सर्विस दे रही है। तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का बिजनेस भी हमारा सर्विस बिजनेस के अंदर आता है। उसी तरीके से बैंकिंग, बैंक भी आपको सर्विस देते हैं, तो ये सब हमारे सर्विस बिजनेस के एग्जाम्पल हो गए। तो नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर हमारा ट्रेडिंग और सर्विस आता है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर देखो, हम इंडिविजुअल की बात कर रहे थे, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहे थे। हम फाइनल अकाउंट तैयार करेंगे। हमारे पास दो तरीके के बिजनेस होते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, दूसरा नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अगर हम कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे पास सबसे पहले तो एक फैक्ट्री होगी जिसके अंदर हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो एक तो हमारी फैक्ट्री हो गई। दूसरा हमारे पास एक शॉप होगी या फिर एक गोडाउन होगा। शॉप बोल लो, गोडाउन बोल लो, एक ही बात है। फैक्ट्री के अंदर जो आप प्रोडक्शन करोगे, जो फिनिश गुड्स तैयार करोगे, उन फिनिश गुड्स को हमें सेल भी तो करना है। हम प्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं? हम पागल थोड़ा जो प्रोडक्शन करके छोड़ देंगे ऐसे ही। फैक्ट्री के अंदर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक बार हमारा फैक्ट्री के अंदर फिनिश गुड्स बन गया, उसके बाद हम जो है इस फिनिश गुड्स को अपनी दुकान में बेच देंगे, यानी इस फिनिश गुड्स को हम अपनी शॉप में ट्रांसफर कर देंगे। तो अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करता है तो उसके पास एक फैक्ट्री होती है, और फिर उस फैक्ट्री में बने हुए सामान को बेचने के लिए एक दुकान भी होती है, जिसको हम शॉप भी बोल सकते हैं, गोडाउन भी बोल सकते हैं। तो जब बात होती है फैक्ट्री की, तो फैक्ट्री के लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है। जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के फाइनल अकाउंट में एक हम फैक्ट्री अकाउंट बनाते हैं। फैक्ट्री के लिए एक सेपरेट अकाउंट बनता है, फैक्ट्री अकाउंट। जबकि अगर शॉप और गोडाउन की बात करूं तो उसके लिए सिंपल सा हमारा वही ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनती है। शॉप में क्या हो रहा है? शॉप में जो है फिनिश प्रोडक्ट को सेल करा जा रहा है। फैक्ट्री से फिनिश प्रोडक्ट बन के आएंगे जिसको हम शॉप के अंदर सेल करेंगे। तो फिनिश प्रोडक्ट की अकाउंटिंग के लिए ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। तो समझ में आ रही है बात। वहीं अगर मैं बात करूं नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की, तो अगर मान लो आपका नॉन मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, तो आपके पास सिर्फ एक दुकान होगी, आपकी एक शॉप होगी, जिसमें आप पहले फिनिश गुड्स को परचेस करोगे और फिर उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके उसको आगे सेल कर दोगे। तो शॉप और गोडाउन के अंदर फिनिश गुड्स रखे जाते हैं, जिसके लिए हम वही अपना ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर भी जब शॉप और गोडाउन की बात आती है, यानी फिनिश गुड्स की बात आती है, तो फिनिश गुड्स के लिए ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनता है। उसी तरीके से नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर भी फिनिश गुड्स को ही परचेज और सेल करा जाता है। तो यहाँ पर भी सेम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनेगा। तो समझ में आ रही है बात। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर दो चीजें हैं, एक फैक्ट्री और दूसरा शॉप, जबकि नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर सिर्फ एक शॉप है। तो क्लियर है। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करूं तो दो चार बातें और देख लो। ये तो हमने देख लिया कि फैक्ट्री का मतलब क्या होता है। अब देखो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर हमारे पास यहाँ पर तीन चीजें आती हैं, तीन स्टेप होते हैं। पहला होता है रॉ मटेरियल, यानी हमारा जो कच्चा सामान होता है, रॉ माल होता है, उसको हम फैक्ट्री के अंदर लेकर आते हैं। लेट सपोज यहाँ पर हमारा वुडन का बिजनेस है, हम जो है फर्नीचर को मैन्युफैक्चर करते हैं, तो हम फर्नीचर के लिए वुडन को लेकर आ गए फैक्ट्री के अंदर। ये लकड़ियाँ हमारा रॉ मटेरियल है। लेट सपोज आपका रेस्टोरेंट है, तो आप किचन के अंदर सब्जियाँ लेकर आ गए, किचन के अंदर आप मसाले लेकर आ गए, किचन के अंदर आप आटा लेकर आ गए, तो ये सब आपका रॉ मटेरियल है। तो अगर आपका रेस्टोरेंट है तो वहाँ पर रेस्टोरेंट के किचन को आप फैक्ट्री बोलोगे, और उस फैक्ट्री के अंदर आप जो है ये सब रॉ मटेरियल लेकर आओगे। तो हर बिजनेस के अकॉर्डिंग उसका रॉ मटेरियल अलग अलग होता है। अगर मान लो आपका फर्नीचर का बिजनेस है, तो सबसे पहले ये आपका रॉ मटेरियल हो गया। उसके बाद आप जो है फैक्ट्री के अंदर काम शुरू करोगे, इस लकड़ियों को काट के इससे जो है फर्नीचर बनाना शुरू करोगे। तो फर्नीचर आपने बनाना शुरू करा, एक साल पूरा हो गया। आपका टारगेट था कि आप एक साल के अंदर 100 फर्नीचर बनाओगे। तो लेट सपोज आपके 80 फर्नीचर पूरे तैयार हो गए, लेकिन 20 फर्नीचर आपके साल के एंड में आधे बने हैं। 31 मार्च आ गया, साल का एंड हो गया, 80 फर्नीचर आपके पूरे बन गए और 20 फर्नीचर आपके आधे बने हैं। तो जो फर्नीचर आपके आधे बने हैं, यानी जिसमें आधा काम हुआ है, यहाँ पर आप देखो ये आधा काम हुआ है। अभी सिर्फ लकड़ियाँ काट के लगाई हैं, लेकिन ये भी आधी लगी हैं, पूरा फर्नीचर तैयार नहीं हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हो लकड़ियाँ काटी जा रही है, काट पीट के थोड़ा बहुत काम हुआ है, पूरा काम नहीं हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हो आधा काम हो रहा है, आधा काम अभी भी बाकी है। तो फैक्ट्री के अंदर जो है कुछ सामान वर्किंग प्रोग्रेस में रह जाता है। वर्किंग प्रोग्रेस का मतलब है कि साल का एंड हो गया, 31 मार्च आ गया, 31 मार्च को हमें फाइनल अकाउंट बनाने हैं। तो उस फाइनल अकाउंट के अंदर जो पूरा सामान बन के तैयार हो गया उसको तो हम फिनिश गुड्स का नाम दे देंगे। जो 100 में से 80 फर्नीचर तैयार हो गए वो हमारे फिनिश गुड्स हो गए। लेकिन जो 20 फर्नीचर आधे बने रह गए, जिसकी लकड़ियों को हमने काट दिया है, आधा जोड़ दिया है, तो ये हमारा आधा काम हुआ है, पूरा फिनिश गुड्स तैयार नहीं हुआ। तो इस आधे काम को बोलते हैं हम वर्किंग प्रोग्रेस। वर्किंग प्रोग्रेस का मतलब है कि ना ही आपका रॉ मटेरियल रहा और ना ही आपका फिनिश गुड्स बना। तो 31 मार्च को आप कहोगे कि 100 में से 80 फर्नीचर हमने इस साल पूरे बना लिए और 20 फर्नीचर हमारे वर्किंग प्रोग्रेस में है।
तो समझ में आ रही है बात। तो वर्किंग प्रोग्रेस यानी आधा बना हुआ सामान हमारे फैक्ट्री के अंदर ही होगा। इस आधे को हमें पूरा भी तो करना है, इसको हम पूरा करेंगे नेक्स्ट ईयर में। तो जो आधा बना हुआ सामान होता है वर्किंग प्रोग्रेस है, वो भी हमारा फैक्ट्री के अंदर ही होता है। तो रॉ मटेरियल भी हमारा फैक्ट्री के अंदर होता है, वर्किंग प्रोग्रेस भी हमारा फैक्ट्री के अंदर होता है। जबकि अगर मैं फिनिश गुड्स की बात करूँ तो फिनिश गुड्स होता है हमारा दुकान में, यानी हमारी शॉप में। जो 80 फर्नीचर बन गए उनको हम जो है बेचने के लिए लगा देंगे, उनको हम अपनी शॉप में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हमारी शॉप है जहाँ पर हमारे फिनिश गुड्स होते हैं। हमारा वो सामान होता है जिसको हम अब डायरेक्टली कस्टमर को सेल करेंगे। तो फिनिश गुड्स हमेशा हमारा शॉप में होता है। अगर रेस्टोरेंट की बात करें तो रॉ मटेरियल हमारा रेस्टोरेंट के किचन में था, जबकि फिनिश गुड्स हमारा सीधा कस्टमर के टेबल पे जाएगा। फैक्ट्री के अंदर हमने फिनिश गुड्स बना लिया, अब उसको जो है हम सेल करना शुरू करेंगे। तो ये खाना भी हमारा फिनिश गुड्स हो गया। तो समझ में आ रही है बात। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर 3 स्टेजेस होते हैं। रॉ मटेरियल और वर्किंग प्रोग्रेस हमारा फैक्ट्री का होता है और फिनिश गुड्स हमारा शॉप का होता है। यहाँ पर आप देखो फाइनल अकाउंट बनाए जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अलग फाइनल अकाउंट बनते हैं, नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अलग फाइनल अकाउंट बनते हैं। कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक छोटा सा डिफरेंस आता है जो कि होता है फैक्ट्री अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर फैक्ट्री अकाउंट और एडिशनल बनता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक फैक्ट्री होती है और एक शॉप होती है। तो फैक्ट्री के लिए हम बनाते हैं फैक्ट्री अकाउंट, जिसके अंदर हमारे पास रॉ मटेरियल होता है और वर्किंग प्रोग्रेस होता है, WIP होता है। फैक्ट्री अकाउंट को ही हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जो कि होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। जो रॉ मटेरियल और वर्किंग प्रोग्रेस है वो तो फैक्ट्री अकाउंट के अंदर ही रहेगा, जबकि जो फिनिश गुड्स है वो हमारा चले जाता है शॉप में। तो शॉप में होता है हमारा फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स के लिए बनाते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट हमारा फिनिश गुड्स के लिए तैयार होता है। अब देखो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग अलग नहीं होते। पहले ये अलग हुआ करते थे। पहले जो है हम ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनाते थे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग बनाते थे। लेकिन अब जो है आजकल ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एक अकाउंट बोला जाता है। हम अलग अलग नहीं बोलते कि ट्रेडिंग अकाउंट अलग है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग है, ऐसा आजकल नहीं बोला जाता। लेकिन अगर आपको अच्छे से डिटेल में समझना है कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, ये कैसे बनाया जाता है, तो उसके लिए जो है सबसे बढ़िया तरीका है कि आप पहले ट्रेडिंग अकाउंट को अलग से समझ लो। उसके बाद जो है हम इस ट्रेडिंग अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ मिक्स कर देंगे। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट को अलग से समझेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम फिनिश गुड्स को लिखते हैं। तो फैक्ट्री के लिए हमारा बन गया एक फैक्ट्री अकाउंट, जबकि शॉप के लिए बनता है हमारा एक ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा बनता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप इसको एक साथ भी बोल सकते हो, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारे पास प्रॉफिट आता है और लॉस आता है, या तो प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस आएगा। इस प्रॉफिट और लॉस को हम ट्रांसफर करते हैं अपने कैपिटल अकाउंट में, यानी बैलेंस शीट के अंदर जो हम कैपिटल लिखते हैं उसमें हम अपने प्रॉफिट या लॉस को ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद हम फाइनली बनाएंगे अपनी बैलेंस शीट। तो हमारे पास शॉप के अंदर 3 चीज़ें बन गई, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। या फिर आप चाहो तो 2 भी बोल सकते हो। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एक बोल लो और दूसरा हो गया बैलेंस शीट। तो समझ में आ रही है बात। वहीं अगर मैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करूँ तो यहाँ पर तो सिर्फ एक शॉप है, कोई फैक्ट्री नहीं है, सिर्फ एक शॉप है जिसमें फिनिश गुड्स को परचेज और सेल करा जा रहा है। तो जब भी बात होगी फिनिश गुड्स की तो उसके लिए बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट। तो नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर फैक्ट्री वाला स्टेप कट गया, यहाँ पर सिर्फ फिनिश गुड्स की बात होती है। तो फिनिश गुड्स के लिए एक बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर उस प्रॉफिट और लॉस को ट्रांसफर करा जाएगा कैपिटल अकाउंट में और फाइनली हमारी बनेगी बैलेंस शीट। तो ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों जगह सेम बनती है, चाहे फिर वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो चाहे फिर वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो। बस डिफरेंस यही है कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर एक एडिशनल अकाउंट बनाया जाता है जो कि होता है फैक्ट्री अकाउंट। तो समझ में आ रही है आपको बात। अगर मैं आपको नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का एग्जांपल दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा ट्रेडिंग बिजनेस है यानी नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। ये हमारी गारमेंट शॉप है। हम जो है फिनिश गुड्स यानी बने बुने कपड़े लेकर आते हैं, अपनी दुकान में रखते हैं और फिर उसको आगे कस्टमर को सेल कर देते हैं। तो ये हमारा एक ट्रेडिंग बिजनेस है। उसके बाद दूसरा हमारा एग्जांपल हो सकता है ग्रॉसरी स्टोर, जिसके अंदर हम फिनिश प्रोडक्ट को लेकर आते हैं, उसको अपनी शॉप में रखते हैं और फिर आगे इसको कस्टमर को सेल कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रेडिंग बिजनेस, जिसके अंदर सिर्फ एक शॉप होती है। यानी इस तरीके के बिजनेस के अंदर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया जाता है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग में फैक्ट्री अकाउंट एडिशनल बनता है। तो समझ में आ रही है बात। अब देखो सबसे पहले हम जो है इस चैप्टर के अंदर नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को देखेंगे, यानी नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के फाइनल अकाउंट को देखेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से आते हैं, या मैं कहूँ 90% चांस है कि इसी में से आपका एक क्वेश्चन आएगा। कभी कभार की बात है कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी क्वेश्चन आपको कहेगा कि आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो आपको फैक्ट्री अकाउंट भी बनाना है। इस तरीके की बातें कभी कभार बोली जाती हैं। 90% चांस यही है कि आपका नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का क्वेश्चन आएगा, जिसके अंदर आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना होगा। एक बार हम नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के फाइनल अकाउंट सीख गए, उसके बाद ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी सेम है, सिर्फ हमें मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एडिशनल सीखना होगा फैक्ट्री अकाउंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की।